हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 जो कि ये हिंदी पेपर है 2024 पूर्णांक 70, अब पेपर कोड है 801 HD। और साथियों, इसके पहले हमने 801 HC सेट का पूरा हम हल कर दिए थे। तो आप जा कर के जिसका पेपर वो एससी हो वो जाके देख लेंगे। तो उसी क्रम में चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा हम पर देखो निर्देश है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ खंड बा। तो खंड आ में क्या है, 1 से लेके 20 तक ये बहुविकल्पी है। चलिए हम इसी को पहले हम हल करते हैं। मित्रों, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएँ हैं वो लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए साथियों, देखते हैं हम पहला प्रश्न। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आलोचक साहित्यकार हिंदी साहित्यकार कौन है साथियों, तो हिंदी साहित्यकार हो जाएंगे। अब देखिए दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। हिंदी साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक विकल्प सी सही है। और दूसरा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो अतीत के चलचित्र, बी, यानी दूसरे के विकल्प बी सही है। और कोणार्क, तीसरा देखिए कोणार्क के रचनाकार हैं, विकल्प ए सही, जगदीश माथुर हो जाएंगे इसमें, 3 के ए सही है। चौथे के देखिए चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। तो साथियों ये हो जाएगा 4 का बी, जयप्रकाश भारती हो जाएंगे। और नंबर 5 देखिए तूफानों के बीच रचना की विधा है। 5 के डी, यानी कहानी उपन्यास एकांकी, नहीं डी हो जाएगा रिपोर्टाज, ये है। इसके बाद फिर 5 का आंसर डी है। 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, केशव दास किस काल के कवि हैं। आ गया, इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। केशव दास हैं रीतिकाल के कवि, यानी 6 का विकल्प भी सही है। और 7 देखिए भारत भारती के रचनाकार हैं, बिल्कुल आसान पेपर आया था। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त, यानी 7 का विकल्प ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए साथियों, 8 देखते हैं। 8 का क्या है, 8 का है भारतेंदु युग की समय अवधि है। भारतेंदु युग की जो समय अवधि है वो 8 का यानी सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, यानी विकल्प भी सही है, इसमें विकल्प भी सही है। अब साथियों इसके बाद फिर जो है देखिए सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, नहीं पूछा। ग्राम्य, स्वर्णधूलि, कामायनी, युगांत। तो ये कामायनी हो जाए, क्योंकि कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है ना। तो कामायनी जो है नहीं है। 9 को सी देखिए, 9 का सी जयशंकर प्रसाद की है, तो कामायनी सी सही है, 9 को सी सही है विकल्प। और रीति मुक्त काव्य धारा कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा दोनों होती हैं। रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, 10 का सी केशव दास 10 का सी। उसके हाँ फिर देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और उसके बाद फिर रघुनंदन प्रेम परिते, इसमें जो है हो जाएगा आपका यानी सी करुण रस हो जाएगा, करुण रस।
क्योंकि देखो तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, यानी करुण रस आ जाएगा इसमें, करुण रस। उसके बाद फिर 12 ज्यों आँखिन सब देख्यूं आँख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा साथियों विकल्प, यानी 12 का जो विकल्प आएगा, विकल्प भी सही रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। उसके बाद है क्या? सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। देखो दोहा में क्या है? 11 13। उसके बाद फिर सोरठा, यानी दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है। सोरठा में क्या हो जाता है? 11। पहले तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, तो इसमें 13 का सी सही है, 13 का सी विकल्प सही है। चलिए अब साथियों हम करते हैं सवाल नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14। देखो सुगम में उपसर्ग है, यानी उपसर्ग प्रत्यय क्या है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या है? जो शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें देखो हो जाएगा साथियों सुगम, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा, केवल सु, क्योंकि आगे लगा है सु ना, तो चलो विकल्प ए सही है। अभी इधर देखो 15 नवरत्न में समास है। नवरत्न माने 9 रत्नों का समूह, नवरत्नों को यानी संख्यावाची है। जहाँ संख्या की बात करें 2 3 4 5 जैसे चौराहा, ठीक, तो उसमें क्या आएगा? द्विगु समास आएगा। 15 का भी सही है, द्विगु समास, संख्यावाची लग रहा है ना नवरत्न, संख्यावाची द्विगु समास, यानी 15 का भी सही है। अब पृथ्वी का प्रायवाची शब्द नहीं है। भू, धरा, वसुधा, प्रसून। तो देखो भू माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, वसुंधरा माने पृथ्वी, लेकिन प्रसून, प्रसून किसका है? फूल को होता है, यानी पुष्प का होता है ना, तो 16 का डी सही है। नहीं पूछा है तो यानी डी इसका फूल माने प्रसून, प्रसून मतलब फूल, फूल यानी फ्लावर। चलिए अब 17 देख लेते हैं। त्वाम यानी ये है हलंत है। उसके बाद फिर शब्द में विभक्ति एवं वचन है। इसमें साथियों बनेगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी विकल्प बी सही है, 17 का बी सही है। अब आप लोग इसको देखने के बाद कमेंट करिए कितना आपका करेक्ट है। बिल्कुल आपके वैसे नंबर अच्छे आएंगे, पेपर सिंपल है। देखो अब 18 है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 8 भेद, यानी विकल्प बी, 18 का विकल्प बी सही है। चलिए साथियों क्या है? अब 19 करते हैं हम। 19 में क्या है? देखिए कीर्तिवाच्य में प्रधानता होती है। कीर्तिवाच्य में यानी कर्ता की ही प्रधानता होती है, क्रिया विशेषण की, कर्ता की, कर्म की नहीं, केवल कर्ता की होती है, यानी 9 का विकल्प सी सही है। 19 का विकल्प सी सही है, 19 का विकल्प सी। अब 20 देखिए जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। अलग अलग, अलग अलग यानी विकारी शब्द होते हैं, अलग जो हैं विकारी, विकारी पद, विकारी पद हैं, यानी 20 के विकल्प ए सही है। चलिए साथियों अब आप कमेंट करिए कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद साथियों हम देखेंगे, देखो अब खंड बा आ जाएगा। खंड बा आ गया। इसमें क्या करना था आपको, ये किए होंगे आप। ये वीडियो उनके लिए भी उपयोगी है जो अब इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे अगली, तो क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके नंबर भी अच्छे उठेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ये प्रैक्टिस करने की कोशिश भी हो जाएगी आपकी। तो देखिए निम्नलिखित, पहला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश पढ़ना है, उसका प्रश्न को उत्तर लिख देना है कि तो एक करिए, कि तो एक करिए, अथवा वाला करिए, दो में से एक करना है आपको। और उसके बाद फिर दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? मैया हो ना चरही हूँ गाय, यानी सूरदास, यानी दूसरा है। 3 प्रश्नों के उत्तर इसी से लिख के देना है। और उसके बाद कि तो ए करिए, कि तो अथवा करिए। इसके बाद फिर नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ देखिए, संदर्भ 2 नंबर का है
और उसके बाद व्याख्या यानी हिंदी अनुवाद 3 नंबर का है, 3 तो 5 नंबर का है। तो इसमें आपको एक करना चाहिए, इसको करिए चाहे इसको अथवा वाला करिए। तो थोड़ा हम मैटर बनाएं, चलिए देख लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 3 देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 3 है क्या, विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम। इसका जो है देखो मैं बनाया हूँ मैटर, थोड़ा देख लीजिए इसको। तो खंड बा प्रश्नोत्तर नंबर 3 देखो, विश्वास करके डाट डाट कर दिया जाता है, विश्वास है ये, विश्वास करके लास्ट में देखो संस्कृति संदेशा ये हो जाएगा डाट। अब इसका संदर्भ लिखना है पहले। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ लिखने के लिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय यानी भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। ये हो गया साथियों संदर्भ हो गया। अब इसका व्याख्या, कहीं कहीं व्याख्या पूछता है, कभी कभी हिंदी अनुवाद पूछा था, इस बार हिंदी अनुवाद पूछा था तो हिंदी अनुवाद भी हेडिंग डाल देते हैं। तो क्या होगा, संसार में एक और केवल ईश्वर है, ईश्वर है, भारतीय संस्कृति का मूल है, विभिन्न धर्मों के अनुयायी विभिन्न नामों के तहत एक और केवल ईश्वर की पूजा करते हैं, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, जिन्न, बौद्ध, खिस्ता, अल्लाह आदि। इसलिए सभी मतों की समानता और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ये साथियों ये पहला प्रश्न जो है पूरा हो गया। अब इसी का चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उसके बाद अब क्या है, अब दूसरा है अथवा, अब चंद्रशेखर वाला है 3 का अथवा देखिए। 3 का अथवा हम क्या है साथियों, तणिता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयंतु इति वदाति। यानी अब पहले हम संदर्भ बताते हैं, एक करना था लेकिन हमने इसमें दोनों करके हल कर दिया हूँ। तो चलिए देखूँ, क्योंकि आपको समझने के लिए या आने वाले एग्ज़ाम में जो बच्चे करेंगे उनके लिए देखिए। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है। अब क्या है, हिंदी अनुवाद है। पिटाई के बाद चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे, भारत माता की जय, यानी भारत की जीत, भारत की जीत। इस प्रकार उन्हें 15 श्रापों यानी कोड़ों से पीटा गया। जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं तो सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और कई बच्चे उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो साथियों यहाँ तक पूरा नोट कर लेंगे। और तो दोस्तों खंड बा का अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी संदर्भ 2 नंबर का और हिंदी अनुवाद 3 नंबर का, यानी 3 2 5 नंबर का है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है। नितराह नीचो अस्मिति त्वा खेदम कूपा कदापि मह कृथा। तो इसी का हम अर्थ बताएंगे। तो क्या करते हैं मित्रों, देखो हमने यहाँ लिख दिया है साफ साफ। तो आप क्या करेंगे, इतना लिख करके डाट डाट करके लास्ट में जो है गुण गृहीता असि, देखो यहाँ तक आप लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर अब इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलास, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, नामक पाठ से अवतरित है। अब हिंदी अनुवाद। हे कुएं, मैं अत्यंत गहरा हूँ, तुम्हें खेद है, ठीक है कि मैं इतना नीच हूँ या नीचा हूँ, ऐसा कभी नहीं करें। आपका हृदय बहुत मीठा है क्योंकि आपने दूसरों के गुण को प्राप्त किए हैं। ये हो गया। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब क्या है, 4 का अथवा सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्र गृहे संतः आतुरस्य
भीषकम, क्योंकि हलंत है मित्रम दान मित्रम मर्क्षतः। इसका अर्थ देखो क्या होता है, फिर वह करना है आपको क्या, अथवा का सार्थ प्रवास तो करके मित्र मर्क्षतः करके ऐसे डाट डाट कर लेना है। और उसके बाद फिर जो है अब आप इसका करेंगे। अब देखिए संदर्भ इसका पहले लिखना है। संदर्भ क्या है? संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित शीर्षक धर्म राजा प्रश्न नामक पाठ से उद्धृत है। यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका। वैसे करना आपको केवल एक है, लेकिन अब करा देता हूँ। देखिए हिंदी अनुवाद, इस श्लोक में विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के विषय में बताया गया है। युधिष्ठिर कहते हैं कि परदेश में रहते हुए व्यक्ति मित्र दल होता है। मित्र से अलग अकेले रहने पर कष्ट होते हैं। गृहस्थ जीवन में पत्नी सबसे बड़ी मित्र होती है। वह सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में सदा साथ देती है। रोगी का मित्र वैद्य होता है, यानी डॉक्टर। अगर रोगी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवा देगा तो ठीक हो जाएगा। रोगी का मित्र वैद्य होता है, वही उसके शरीर को निरोग करके जीवन को सुखमय बनाता है। शरीर को छोड़कर जब प्राणी जाता है तो इस प्राणी के द्वारा किए गए या दिए गए दान परलोक में उसका साथ देते हैं। दान उसका मित्र होता है जो साथ जाता है। ये बात महाराज युधिष्ठिर ने समझाया है। तो अब इसके बाद मित्रों यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए प्रश्न यहीं तक था। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। इसको तो आप आसानी से कर लिए होंगे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी खंड काव्य ये प्रत्येक ज़िले में अलग अलग चलता है, तो आप इसको आपके ज़िले में जो चलता हो, जैसे यहाँ लखनऊ में तो जय सुभाष चलता है, कहीं कहीं और चलता है। इसमें क्या है, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कर्ण के बारे में दिया गया है, कर्म, वीर भारत, उसके बाद फिर तुमुल। इतने हैं, इतने में से आपके जिले में जो चलता हो। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, मैंने इसे कई बार पढ़ाया हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भरत शरण उपाध्याय, भागवत शरण उपाध्याय। इसमें एक करना है आपको, चाहे जिसका करिए आप। अब उसके बाद फिर अब इसी के पार्ट खा देख ही लेते हैं। देखिए खा पार्ट क्या है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि ये मैथिली शरण राष्ट्र कवि भी रहे हैं। उसका बिहारी लाल केदारनाथ, रीतकाल के कवि बिहारी हैं, आप जानते ही हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक लिख देना है। फिर 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसको भी लिख दिए होंगे बहुत आसानी से। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसमें से आपको एक करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए।
इसमें से 2 प्रश्न करना था आपको, बहुत आसानी से आप कर लिए होंगे। चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, छात्र को कैसे अपने विद्यार्थी जीवन में अनुशासित रह के पढ़ाई करना है ताकि उसके अच्छे नंबर आ सकें। और उसके बाद त्यौहार, किसी एक त्यौहार का वर्णन कीजिए। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार हो, एक त्यौहार के बारे में लिख देना है। उसका 5वां है नई शिक्षा नीति, इसमें से केवल एक पर लिखना था आपको। नई शिक्षा नीति यानी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में लिखना था। क्या बदलाव हुए, क्या आगे NCERT के थ्रू कौन सा सिलेबस जुड़ा, यही सब के बारे में आपको जानकारी इसमें लिखनी चाहिए थी। तो मित्रों, ये पेपर अब पूरा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह उनके लिए भी बहुत उपयोगी है जो अगली बार परीक्षा देंगे बोर्ड की, तो क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल हमारे साथ लग कर के अध्ययन कर लिए होंगे। इसी के साथ ये पेपर पूरा हुआ। आप सभी लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।